आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पे आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सेट नंबर 11। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। 100 क्वेश्चनों का जो है संग्रह है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार निम्नलिखित में से कौन से अक्षांश के मध्य अवस्थित है। तो बात यहाँ अक्षांश की हो रही है, तो इसका जो है सही आंसर है वो है आपको पहला आंसर है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आपको ये डिग्री याद नहीं रहे तो आप इसको अक्षांश को कैसे याद रखेंगे, 24 20 10 याद रखेंगे और 27 31 15 याद रखेंगे। जब हम बात करेंगे देशांतर की, तो देशांतर जो है वो आपको 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड तक ये पूर्वी देशांतर में है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला है देशांतर, तो देशांतर में पूर्वी देशांतर होना चाहिए और वो 83 19 50 से लेके 88 17 40 तक होना चाहिए। और जब हम बात अक्षांश की करेंगे तो अक्षांश जो है वो आपको उत्तरी अक्षांश की चर्चा होगी। ठीक है, तो उत्तरी और पूर्वी दो चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर साम्राज्य के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है। जो मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उपरोक्त सभी, यानी अर्थशास्त्र से भी मिलता है, मुद्राक्षर से भी मिलता है और इंडिका से भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि जो चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने, और इन्होंने ही महात्मा गांधी को प्रेरित किया था कि चंपारण में आके सत्याग्रह करने के लिए। तो महात्मा गांधी ने पहला जो सत्याग्रह स्टार्ट किया था वो चंपारण से ही स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब हुई थी। आपको ध्यान में रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी। तो उसका जो है डेट बताना है, तो इसका डेट हो जाएगा 11 अगस्त 1942 ईस्वी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि बिहार में 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुआ था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको दानापुर में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार स्थित मुंगेर जिले के निकट धर्मपाल जो है किस शासक से पराजित हुआ था। क्वेश्चन है कि बिहार में मुंगेर जिला के निकट जो है धर्मपाल किस शासक से पराजित हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय से। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का वह महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है जहाँ से नवपाषाण हड्डी का उपकरण प्राप्त हुआ था। यानी कि हड्डी का जो है उपकरण यानी हथियार जिसको हम कह सकते हैं वह नवपाषाण में किस स्थल से, वो भी बिहार में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिरांद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि बिहार सरकार का जो है प्रमुख मुख्य स्रोत आय का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है। तो इसका सही आंसर है वह है बिक्री कर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कहता है कि एक विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन आश्रयनी है वह बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह भागलपुर में अवस्थित है। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य वह भागलपुर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो बिहार में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा पशु बलि का विरोध, यानी कि जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म दोनों मिलके पशु बलि का जो है विरोध करते थे।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, कहता है कि जो सूफी संत, एक सूफी संत थे मखदूम समाउद्दीन मनेरी का संबंध किन संप्रदाय से था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वह फिरदौसी संप्रदाय से संबंध था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो है क्षेत्रफल जो है वह 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, तो 17 में कहता है कि उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो आपको प्रजापति थे। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम लिपि को पढ़ा था, यानी कि सर्वप्रथम लिपि पढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध किस वंश का शासक था? मगध में किस वंश का शासक था? यानी सिकंदर जब आक्रमण किए उस समय मगध में किस वंश का जो है शासन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको गुप्त वंश का शासन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कहता है कि अजंता की अप्सरा उत्कृष्ट चित्रावली किस काल की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल की है। अगला क्वेश्चन है कि कंबन की रामायण किस साहित्य गौरव ग्रंथ है? यानी कंबन की जो साहित्य है वह किस साहित्य का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तमिल। अगला क्वेश्चन है कि सांकेतिक मुद्रा क्या है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कहता है कि किस मुगल काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? यानी किस मुगल शासक का काल हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध जो है वह 25 जनवरी 1565 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल में जो है वह आपको नदिया जिले में शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन से वे तत्व है जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता किया था? यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है या तत्व है जो सहायता किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उस समय आर्थिक शोषण, बौद्धिक पुनर्जागरण, समाचार पत्र एवं प्रेस, उपरोक्त सभी ये सब जो है भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वायसराय के काल का शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल को भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, कहता है कि किस साप्ताहिक पत्रिका ने यह विज्ञापन प्रकाशित किया था कि आवश्यकता है वीर सिपाहियों की वेतन, मृत्यु, पुरस्कार, शहादत, पेंशन, स्वतंत्रता, युद्ध स्थल भारत की? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गदर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है वह जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको
व उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल कालिक चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उकेरा है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उस्ताद मंसूर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड लाइफ क्या है? वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर नामक संस्था ने किस विलुप्त प्राय को अपना प्रतीक चिन्ह माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडा। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वह वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है कि सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में जो है ग्लिसरीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहता है कि किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने से मना किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमेह, जिसका नाम है डायबिटीज लोगों को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक लेने से मना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है वह किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्या कहता है कि कुकिंग गैस जो घर में खाना बनाया जाता है उसमें किस किस गैस का मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है एजोला क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजोला क्या है? तो यह जो है एक जैव उर्वरक है। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, कहता है इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है? जो किसी खाने पदार्थ में इको मार्क का जो चिन्ह लगता है तो उस संकेत चिन्ह क्या है? तो वह है आपको मिट्टी का घड़ा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को मनाया जाता है। एक सेकंड फिर से हम देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस है, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, कहता है ब्लैक होल क्या है? बहुत बार एग्जाम में आता है ब्लैक होल की चर्चा हमेशा होते रहती है। तो यह जो है एक अनंत रूप से सघन पिंड है। क्या है? एक अनंत रूप से एक सघन पिंड है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रीगण जो है व्यक्तिगत तौर से यानी रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं वह व्यक्तिगत तौर पे जो है कार्यपालिका प्रधान के जो है ना प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैसे इसका आंसर जो है केंद्रीय मंत्रीगण जो है व्यक्तिगत रूप से कार्यपालिका प्रधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45, क्या कहता है कि केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको लोकसभा। ठीक है। केंद्रीय मंत्रीगण अगर सामूहिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं तो वह आपको लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर व्यक्तिगत की बात हो जाए तो वह कार्यपालिका प्रधान के उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के बाद तक प्रभावित रहता है, कितने दिन के तक प्रभावी रहता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सप्ताह। यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो जारी अध्यादेश संसद के जो आगामी अधिवेशन के शुरू होने के 6 सप्ताह बाद तक भी वह प्रभावी रह सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि भारत में नए राज्य का गठन का अधिकार किसमें निहित है? यानी मान लीजिए अगर भारत में कोई नए राज्य का गठन होने वाली है तो उसमें किसका अधिकार जो है आपको निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह संसद के द्वारा गठन किया जाता है और वह संसद के पास अधिकार है।
बात करेंगे, एक क्वेश्चन है कि नाथपा झाकड़ी परियोजना किस राज्य में है। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वह आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, कहता है कि लेपीज लेपीज किस क्षेत्र से संबंध एक स्थलाकृति है। तो लेपीज जो है वह आपको कास्ट के क्षेत्र में जो है एक स्थलाकृति है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। अगर इसमें से 4 लघु उद्योग दिया हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है वो आपको हथकरघा लघु उद्योग है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, कहता है कि लाई जनजाति किस देश में पाई जाती है। ठीक है। तो जो लाई जनजाति है वह आपको म्यांमार में पाई जाती है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52, कहता है नामदफा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है। तो नामदफा अभयारण्य जो है वह आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइसेम कार्यक्रम जिसमें एक चला था, जिसमें रोजगार के लिए जो चर्चा हुई थी, ट्राइसेम कार्यक्रम जिस किससे रोजगार हेतु ग्रामीण युवक से संबंधित था। ठीक है, संबंध है। तो सवाल है कि ट्राइसेम किससे संबंधित है। यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन पूरा। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, रोजगार नहीं आएगा। ट्राइसेम किससे संबंधित है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा रोजगार हेतु ग्रामीण महिला से संबंधित है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54, कहता है कि किसने भारत वृद्धि निधि, क्या है, भारत वृद्धि निधि की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UTI। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। तो जो आर्थिक नियोजन है वह आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर निर्णय लेते हैं, इसलिए आर्थिक जो नियोजन है वह आपको समवर्ती सूची में आते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56, तो कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऐच्छिक चकबंदी, क्या है, भारत में ऐच्छिक चकबंदी की व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो आपको ऐच्छिक जो है वो आपको महाराष्ट्र में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है वह कितनी होनी चाहिए। तो पोलो में जो है खिलाड़ी की संख्या जो है वह 4 होता है। अब हम बात करेंगे, एक बुक आई थी मी एंड डैड नाम से, कौन से खिलाड़ी, बुक नहीं है, मतलब एक उपनाम है, मी एंड डैड नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इमरान खान। अगला क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो डबल फॉल्ट जो है वह आपको टेनिस में बार बार देखने को मिलते रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61, कहता है सनत जयसूर्या किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है आपको सनत जयसूर्या किससे संबंधित है, तो यह जो है क्रिकेट से संबंधित है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62, कहता है कि लिएंडर पेस किस खेल के स्टार खिलाड़ी है। तो लिएंडर पेस जो है वह टेनिस के स्टार खिलाड़ी है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63, कहता है कि ज़ीनेदीन ज़िदान किस खेल से संबंधित है। तो यह है फुटबॉल से संबंधित है। अगर आप लोग फुटबॉल नहीं देखते होंगे तो आप लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है ज़ीनेदीन ज़िदान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, कहता है कि एक औषधि है वियाग्रा का आविष्कार किसने किया था। तो वियाग्रा का आविष्कार जो है डॉक्टर रोनाल्ड ने किया था, और ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन पूछा गया है। बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयला कितनी होती है, मतलब एंथ्रासाइट कोयला में जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है। सवाल है कि एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 से 90%, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण कोयला एंथ्रासाइट कोयला कहलाता है। अब हम बात करेंगे कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा रचित नहीं है।
यानी कि ये 4 किताबें दिया हुआ है जिसमें अमर्त्य सेन ने इसमें से एक किताब नहीं रचे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशियन ड्रामा, बाद बाकी पॉवर्टी एंड फेमिन्स, चॉइस ऑफ टेक्निक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी ऑफ द हंगर, ये सब जो है वो अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67, कहता है भारत में हाईटेक सिटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो जो हाईटेक सिटी की स्थापना है वह आपको हैदराबाद में किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68, कहता है कि निजी क्षेत्र में इंटरनेट सेवा किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? यानी प्राइवेट सेक्टर में जो है आपको इंटरनेट की जो सेवा है वह किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 69, कहता है एवरेस्ट होटल उपन्यास के लेखक कौन है? एक बुक आई थी एवरेस्ट होटल, उसके उपन्यासकार कौन थे? तो उसका उपन्यासकार थे एलन सीएली। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि देश में साक्षरता को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? यानी बार बार पूछा जाता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कि उसका जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो उसका जो प्रारंभ है वह आपको 1988 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि जो सेंट्रल सचिवालय है, सेक्रेटरीट मतलब केंद्रीय सचिवालय है, वह स्थापित हुआ था। तो कब स्थापित हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को केंद्रीय सचिवालय जो है स्थापित हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में लागू किया गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72, कहता है मेट्रोपॉलिटन योजना समिति का गठन कितने निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो मेट्रोपॉलिटन योजना जो आई हुई थी तो उसमें पूछा गया है कि कितने लोगों के द्वारा, तो इसमें 2/3 लोगों के द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? यानी कि एक संस्था है भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, उसको अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा प्रधानमंत्री। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त विभाग नहीं है? यानी भारत सरकार के वित्त विभाग यानी फिनांस से संबंधित नहीं है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा लेखा विभाग। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 75, कहता है केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन भी उसी प्रकार है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77, कहता है कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग की दूरी कितनी है? जो कि कोंकण रेल चल रही है उसकी रेल मार्ग की दूरी जो है वह कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। बात करेंगे तोउस किस देश की समाचार पत्र है? यानी कि जो समाचार पत्र है तोउस वह किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह ईरान की है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80, कहता है इंडिया 2020 नामक पुस्तक किसने लिखा था? या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है विज़न 2020, विज़न इंडिया 2020। तो 2020 पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81, कहता है निशांत क्या है? ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आपको दे दिए जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये भी कोई सवाल होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। निशांत क्या है? तो यह एक चालक रहित प्रशिक्षण विमान है, चालक रहित प्रशिक्षण विमान। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, एक कॉम्प्लेक्स है खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई थी? या खालसा हेरिटेज मेमोरियल
कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है कि आनंदपुर साहिब फाउंडेशन क्या है? आनंदपुर साहिब फाउंडेशन द्वारा तैयार संगमरमर का खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो आपको बता दें कि खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो आनंदपुर साहिब में है। तो आनंदपुर साहिब एक फाउंडेशन है, तो उसमें जो है उन्होंने खालसा हेरिटेज मेमोरियल कॉम्प्लेक्स का डिज़ाइन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोसे सैफदी ने। अगला क्वेश्चन है कि मोपला जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि मोपला विद्रोह जो हुआ था उसी लिए पूछा जा रहा है कि मोपला किस राज्य में है? तो मोपला जो है वह आपको उत्तर प्रदेश में है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85, मुझे मुक्ति दो की लेखिका कौन है? तो ये बहुत ही बेहतरीन राइटर थी तस्लीमा नसरीन, उन्हीं के द्वारा एक पुस्तक थी मुझे मुक्ति दो। अगला क्वेश्चन है पोल पोट का संबंध किस देश से था? तो जो पोल पोट था उसका संबंध जो है कंबोडिया से है, और आप लोग नेट पे पोल पोट के बारे में ज़रूर एक बार डीप में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 87, बाबा नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी पुस्तक नहीं है? सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। तो नागार्जुन के द्वारा कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया था? तो इसका आंसर है मैला आंचल, क्योंकि यह फणीश्वर नाथ रेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और बाद बाकी जो पुस्तक है रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, पारो, ये सब जो है नागार्जुन द्वारा रचित पुस्तक है, तो इसको ध्यान में रखना है। डच ईस्ट क्या है कि डच ईस्ट इंडीज का वर्तमान नाम क्या है? तो डच ईस्ट इंडीज का वर्तमान नाम जो है वो आपको इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है कि खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको पटना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90, कहता है राष्ट्रीय एटलस और थैमेटिक मानचित्र संगठन, राष्ट्रीय एटलस और थैमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको कोलकाता में है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि दीवाने इस्तिखाक की स्थापना किसने किया था? तो दीवाने इस्तिहाक की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92, चाविन सभ्यता किस देश से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वह आपको पेरू से संबंधित है। चाविन सभ्यता जो है किससे संबंधित है? बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 93, कहता है कि किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो वह जो थे वो आपको वाम मार्ग के लोग जो थे वह खाओ पियो और मौज करने में विश्वास करते थे। बात करेंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मद्रास में पोर्टलैंड सीमेंट का उत्पादन कब शुरू हुआ था? यानी कि मद्रास में पोर्टलैंड सीमेंट का जो है उत्पादन कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1904 ईस्वी में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 96, कहता है कि बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कब स्थापित हुई थी? तो बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर पटसन की पहली आधुनिक मिल जो है वो आपको 1855 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 तो है, इसका क्वेश्चन है कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई यहाँ पे 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी में हुआ था। और
98 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह 1887 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी अभी लास्ट में 5-10 क्वेश्चन जो ईस्वी स्थापना का हमने बताया है, आप उसे कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, जो आपको याद नहीं रहेंगे, वो आप उसको नोट डाउन करते हुए जाएंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फिडे किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है आपको शतरंज से संबंधित है। तो आप लोग जो है इस फिडे के बारे में भी ज़रूर जानकारी रखेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ ऐसे पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। एक होता है दिवस, दूसरा जो भी संगठन है, तीसरा स्थापना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो और चौथा जो है आपको जिसको स्टैटिक जीके कहा जाता है, जिसमें आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में बताया जाता है, वो सब चीज़ हमेशा कवर में रखें। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।